नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। बीच फ्रंट होटल के प्रेसिडेंट स्वीट में जेंडर स्कारलेट के घर की सारी बातचीत सुन रहा था। स्कारलेट के माता पिता कितने क्रूर थे, ये जानकर वह अवाक रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वह अपने परिवार से आजाद होना चाहती थी। बेन, क्या तुमने सब कुछ सुना? हाँ मास्टर। बेन को ये जानकर गुस्सा आया कि पीएस परिवार जैसे निर्लज माता पिता भी होते हैं। कृपया आदेश दे मास्टर। मिस्टर फ्रांस कौन है? वह फ्रांस वुड है, वुड फैमिली का तीसरा बेटा। वुड ग्रुप में उसकी कोई महत्वपूर्ण पदवी नहीं है। वह सिर्फ उनकी एक शाखा में डायरेक्टर है। बेन ने रिपोर्ट किया। मिस स्कारलेट पीएस के साथ जो हुआ उसके बाद से वह फ्रांस वुड की जांच कर रहा था। वुड, वे तो बस एक छोटी सी कंपनी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करके पीएस को ऐसी स्थिति में धकेले? उद्धरण चिन्ह। ओशन ग्रुप मिस स्कारलेट की सगी मां के परिवार का था, लेकिन उनकी सगी मां की मृत्यु हो चुकी है और अब कंपनी को पति जोनाथन पीएस चला रहे हैं। दुर्भाग्य से उन्हें व्यवसाय चलाना नहीं आता, और जब से दूसरी पत्नी लॉरेन पीएस ने कंपनी में प्रवेश किया है, उनका व्यवसाय और भी ज्यादा गिरने लगा है। परिणाम स्वरूप वे फ्रांस वुड के कर्जदार हैं। जेंडर चुपचाप सुनता रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठकर शीशे वाली खिड़की की ओर चल दिया। वह नीचे फैले विशाल नीले समुद्र को देखते हुए वहीं खड़ा हो गया और ओशन ग्रुप के बारे में बेन की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया। काफी देर तक चुप्पी के बाद जेंडर ने शांत होकर कहा, फ्रांस को व्यस्त रखो। उसके पास पीएस का ख्याल रखने का समय नहीं होना चाहिए। मेरा संदेश ओल्ड वुड तक पहुंचाओ। मैं चाहता हूं कि वह अपने तीसरे बेटे से संबंध तोड़ ले और उसे इस इंडस्ट्री में वापस आने का मौका न दे। अन्यथा रिले उसे और उसके परिवार को भोगते हुए देखेगा। समझिए? हो गया मास्टर। जहां तक पीएस की बात है, उनका सारा कर्ज चुका दो। कंपनी ओशन ग्रुप्स का अधिग्रहण कर लो। जेंडर चुप रहा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, कंपनी का अधिग्रहण करते समय एक छद्म स्यूडोनिम का उपयोग करना। यह सुनिश्चित करना कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी मुझ पर इंगित न हो सके। मैं कंपनी को अपनी शादी के तोहफे के रूप में मिस स्कारलेट को दूंगा। यह निश्चित रूप से मेरी होने वाली पत्नी को उत्साहित करेगा। नैतिकता के नाते जेंडर अपनी 1 साल की शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद स्कारलेट को ओशन ग्रुप देने की योजना बना रहा है। कंपनी उसकी जन्म देने वाली मां की थी, इसलिए कंपनी पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, न कि उसके लालची पिता का। बेन उसके शब्द सुनकर अचंभित रह गया। ये जानने के बाद कि उसका मास्टर मिस स्कारलेट पीएस से शादी का पंजीकरण कराने वाला था, उसने पहली बार उसे पत्नी के रूप में संबोधित किया। अब उनके शादी की योजना को लेकर उसके संदेह धीरे धीरे मिट रहे थे। आज से पहले बेन निश्चित नहीं था कि उसका मास्टर उस लड़की से शादी करने के बारे में गंभीर था या नहीं। उस लड़की के पास गर्व करने लायक कुछ नहीं था। वह उसके मास्टर के करीब रहने वाली महिलाओं जितनी सुंदर नहीं थी। वह कैपिटल के किसी प्रतिष्ठित परिवार की युवा महिला जितनी अमीर भी नहीं थी। जेंडर रिले एक प्लेबॉय के रूप में जाना जाता था क्योंकि वह महत्वपूर्ण आयोजनों में अक्सर महिला साथी बदलता रहता था। उसे कई सुंदर महिलाओं के साथ रात का खाना खाते हुए भी बार बार कैमरे में पकड़ा गया था।
हालांकि कोई नहीं जानता था कि ज़ैंडर एक साथी खोजने के मामले में कितना चूजी था। केवल कुछ ही महिलाएं उससे बात कर सकती थी और उसके साथ निजी समय बिता सकती थी। जाने की अनुमति दे मास्टर। मैं तुरंत आपके निर्देशों का पालन करूंगा, बेन ने कहा और कमरे से गायब हो गया। घर पियर्स फैमिली होम पर वापस। स्कारलेट वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। वह जितनी देर इस बेशर्म महिला के साथ एक ही कमरे में रहती, उसका सिरदर्द उतना ही बढ़ता जाता। ये बदतमीज महिला उसके पिता का ब्रेन वॉश करने में कामयाब रही थी। अगर पिता ने उस पर इतना भरोसा कर लिया है, तो मैं आपको कितना भी समझाऊं, आप नहीं सुनेंगे। स्कारलेट कड़वाहट से हंसी और कुर्सी से खड़ी हो गई। लॉरेन पियर्स ने चुपके से खुशी से मुस्कुराया और फिर कहा, स्कारलेट, तुम अपनी मां पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? उसने अपने प्यारे पति की सहानुभूति पाने के लिए अपनी सूखी आंखों के कोनों को पोंछने का नाटक किया। स्कारलेट इस महिला के अभिनय की क्षमता पर अवाक रह गई। आज से मैं इस घर से बाहर जा रही हूं। जब तक यह महिला यहां रहेगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। स्कारलेट ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा। वह जानना चाहती थी कि क्या वहां कोई गर्मी बची थी। जब उसे कुछ भी बचा हुआ नहीं मिला तो उसका दिल कस गया। उसके पिता पूरी तरह से इस बदतमीज महिला के वश में हो गए थे। उन्होंने उसे अपनी इकलौती बेटी भी नहीं समझा। स्कारलेट ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि उन्हें यह न दिखे कि वह अभी दिल टूटने का दर्द महसूस कर रही है। ये सही चुनाव है। मुझे इस दुष्ट महिला से दूषित न होने के लिए यहां से निकलना होगा। मैं सच में जा नहीं रही हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी जो कुछ भी मेरा होना चाहिए, उसे लेने के लिए। स्कारलेट ने अपने पिता पर आखिरी बार मुस्कुराया और मुड़ गई। उसी समय आंट लाना सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी थी और उनके बगल में 2 बड़े सूटकेस रखे थे। स्कारलेट को गंभीरता से घर छोड़ते हुए देखकर जोनाथन और भी घबरा गया। स्कारलेट, इस तरह की चीजों के बारे में मजाक मत करो। रुको, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें क्यों जाना चाहिए? जोनाथन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी बेटी इस घर को छोड़ने का फैसला करेगी। क्या उन्होंने उसे बहुत दूर धकेल दिया था, इसीलिए उसके पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? प्रश्नवाचक चिन्ह। जोनाथन अपनी सीट से उठा और तेजी से स्कारलेट की ओर बढ़ा। उसने उसका रास्ता रोक दिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम ये घर नहीं छोड़ सकती। अगर उसकी बेटी बाहर चली जाती है, तो उसे मिस्टर फ्रांस से उसका परिचय कराने का मौका नहीं मिलेगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। मैं एक वयस्क हूं। मुझे अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। स्कारलेट मुस्कान के लिए रुकी। और मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए, जब तुम दोनों मुझे एक बुरे, गंदे आदमी को बेचने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करने दूंगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता अपनी सगी बेटी से ज्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा करते थे। जब उसके मूर्ख पिता ने लॉरेन की बात पर विश्वास किया, जिसने उस समय उसे ड्रग्स देने से इनकार कर दिया था, तो स्कारलेट ने उसके लिए पूरी तरह से आना खो दिया। लॉरेन पियर्स को इस जिद्दी स्कारलेट को देखकर गुस्सा आया। वह जोनाथन के पीछे पीछे आए और उसके बगल में खड़ी हो गई। ओह माय, स्कारलेट, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनती? इतने सालों से उन्होंने तुम्हें प्यार से पाला है और तुम्हारी शिक्षा का खर्च उठाया है। जब तुम यूएसए में पढ़ रही थी, तो क्या तुम्हारा उनके प्रति यही रवैया है? तुम उनका न तो सम्मान करती हो और न ही धन्यवाद करती हो। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉरेन अब और अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। लॉरेन के हाथ को लगा कि वह इस बेवकूफ लड़की को थप्पड़ मार दे। वह नहीं समझ पाई कि इस लड़की से बात करना इतना मुश्किल क्यों था। उसकी बेटी से बहुत अलग, जो बहुत प्यारी और आज्ञाकारी है। स्कारलेट लॉरेन के शब्दों पर हंसी। पिता, अपनी पत्नी को बताओ, क्या ये सच है कि जब मैं यूएस में रह रही थी तो आपने मेरी शिक्षा का खर्च उठाया था?
जोनाथन अवाक रह गया। अकृतज्ञ बच्ची, तुम अपने पिता से ऐसा कैसे पूछ सकती हो? अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सगे पिता है। लॉरेन को इस लड़की और उसके पति पर गुस्सा आता है, जो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा लाड प्यार देता है। स्कारलेट इस बेवकूफ महिला से बहस करने में बहुत आलसी थी। उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता, माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी गंदगी खुद ही साफ करनी होगी, उसने कहा। वह अपने पिता और लॉरेन के पास से गुजरी। उसने तुरंत अपना सूटकेस लिया और दरवाजे की ओर चल दी। स्कारलेट, कृपया पहले मेरी बात सुनो। जोनाथन एक बार फिर अपनी बेटी को रोकना चाहता था। फिर भी, जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने वाला था, एक आदमी अचानक उसके सामने आ गया, जिससे वह रुक गया और स्कारलेट को रोक नहीं पाया। जोनाथन चौंक गया। यह आदमी उसके घर में कब से है? तुम कौन हो? तुम मेरे घर पर क्यों हो? पति, यह आदमी स्कारलेट का प्रेमी है। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने स्कारलेट को उसके साथ भागने के लिए प्रेरित किया है। जोनाथन, प्लीज प्लीज कुछ करो। स्कारलेट अब अपना दिमाग खो रही है। लॉरेन रोते हुए बोली। स्कारलेट। जोनाथन हैरान रह गया। लोगन ने जोनाथन के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने जोनाथन और लॉरेन पर व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और फिर स्कारलेट से सूटकेस ले लिया। वह स्कारलेट के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। स्कारलेट, स्कारलेट वहीं रुको, मैंने अभी तुमसे बात करना खत्म नहीं किया है। जोनाथन चिल्लाया जब वह अपनी बेटी के पीछे भागा, लेकिन वह उसके करीब नहीं पहुंच सका क्योंकि काले सूट में वह आदमी उसे रोक रहा था। वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल काली मेबाक को अपनी नजरों से गायब होते हुए देख सकता था। कुछ देर बाद, उसने अपनी पत्नी को देखा। बेवकूफ औरत, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब तुम्हारा ही विचार था, उसने चिढ़कर कहा। उस जगह पर न रुकते हुए, उसने लॉरेन को छोड़ दिया, जो अभी भी उसे घूर रही थी, स्तब्ध थी। लॉरेन पीएस को सदमा लगा। जोनाथन के शब्द उसके सिर पर एक झटके की तरह थे। वह दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। तारांकन, वो उसे पता है कि मैंने उसकी बेटी को ड्रग्स दिए थे, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ दिया। जोनाथन, मुझे माफ करना। कार में पी अल्फा एंड अल्फा बैकवोट नो न्यू वन से स्कारलेट का मन घर छोड़ने के बाद से दुखी था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उन सड़कों को देखकर जिन्हें वह देखा करती थी। अपनी माँ के साथ की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में भर गईं। इससे उसका सीना कस गया। वह अपनी दिवंगत माँ को याद करती है। अगर उसकी माँ अभी भी जीवित होती, तो उसके पिता ने उसे धोखा नहीं दिया होता और उस दुष्ट महिला का साथ नहीं दिया होता। लेकिन यह उसका भाग्य है। वह इसे बदल नहीं सकती थी। अब वह केवल अपने पिता के साथ संघर्ष से बच सकती थी। वह जा रही है। लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं जाएगी। एक दिन वह वापस आएगी, सब कुछ ले लेगी जो सही मायने में उसका है। वह उस दुष्ट महिला को उन्हें लेने नहीं देगी। मिस स्कारलेट, हम पहुंच गए हैं। जब उसने बेसमेंट में खड़ी कार देखी तो स्कारलेट अवाक रह गई। वह विचारों में इतनी गहरी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उनकी कार कहाँ खड़ी थी। आपके बाद, मिस। लोगन ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। हम कहाँ हैं? वह कार से बाहर निकली और अपना बैकपैक लिया। बीच फ्रंट होटल। तुरंत स्कारलेट के कदम अचानक रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस होटल के नाम से हैरान थी। कल इस होटल में जो अनुभव हुआ था, उसके बाद वह थोड़ी सदमे में ट्रॉमेटाइज्ड थी। लोगन उसे वापस यहाँ क्यों लाया? मिस स्कारलेट, मिस्टर रिले इसी होटल में ठहरे हुए हैं, इसलिए हम उनसे ऊपर मिलेंगे। लोगन ने स्कारलेट को हिलते हुए न देखकर समझाया, और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह हैरान लग रही थी। लोगन, क्या कोई और होटल नहीं है? जेंडा ने यही होटल क्यों चुना? क्या हम कहीं और जा सकते हैं?
वो ये कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर अटक गए। उसने निगला और लोगन के पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। उनकी लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर गई। जब वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने फ्लोर पर केवल 2 दरवाजे देखे। विशाल और शानदार गलियारों ने उसे हैरान कर दिया। यह उस जगह से अलग था जहां वह कल थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे होटल में थी। यह आपका कमरा है, मिस स्कारलेट। उद्धरण चिन्ह। लोगन ने दरवाजा #2501 खोला और उसे अंदर जाने दिया। स्कारलेट ने कमरे में प्रवेश करते ही कुछ नहीं पूछा। जैसे ही वह कमरे में घुसी, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। स्कारलेट ये जानकर हैरान थी कि लोगन उसके साथ नहीं आ रहा था और चला गया था। उसने केवल अपने सूटकेस को अपने ठीक पीछे देखा। उसने अपना सूटकेस घसीटा और बड़े और शानदार लिविंग रूम क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने कमरे में सोने के गहनों वाले 2 बड़े दरवाजे देखे और जल्द ही उसकी नजर समुद्र की ओर देखने वाली बड़ी फ्रेंच खिड़कियों पर पड़ी। समुद्र का नजारा इतना शानदार था कि एक पल के लिए वह विशाल नीले महासागर से मंत्रमुग्ध हो गई। स्कारलेट को याद नहीं रहा कि उसने कितनी देर तक सामने समुद्र को घूरा, जब तक उसने दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनी। जब दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत आदमी दिखाई दिया तो उसका दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। ज़ेंडर रिले। उसने अपने दिल में चुपचाप उसका नाम लिया। ज़ेंडर की गहरी आंखें एक मदहोश कर देने वाले आकर्षण के साथ सीधे स्कारलेट में झांक रही थी। मिस स्कारलेट, वह आपका कमरा है। आप अपना सूटकेस वहां रख सकती हैं। उसने बेडरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया, जो उसके कमरे के ठीक बगल में था।